इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट देंगी। संक्षिप्त में मैं महिलाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और ये ना सोचें कि शादी हो गई है तो अब मैं कुछ ना करूं। महिलाओं को अपने मोबाइल नंबर तक याद नहीं होते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और आत्मनिर्भर बनने। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है बाल शिक्षा निकेतन स्कूल से 5वीं तक, और 6ठी से लेके ग्रेजुएशन तक मैंने आरजी डिग्री कॉलेज से किया है, आरजी इंटर और आरजी डिग्री कॉलेज से। पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। वैसे पिताजी तो पूरे टाइम अधिकतर जब हम देखते थे सुबह में वो आर्य समाज जाते थे या बैडमिंटन खेलने जाते थे, हम लोग स्कूल चले जाते थे, फिर वो इतने हम आते थे, इतने वो दिखाने वाले थे। बिल्कुल उसी समय पे अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हो गया और हार्ट फेल हो गया, जबकि मैंने उन्हें कभी भी अपनी याद में बीमार होते हुए भी नहीं देखा। उनकी डेथ के बाद घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी रही। कई बार तो ऐसा होता था हमारे घर पर 1 रुपया भी नहीं होता था। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया उस दौरान। साकेत जाते थे हम सुभाष नगर से पैदल, मैं और मेरा छोटा भाई। वहाँ से हम मशीन के बुने हुए स्वेटर लाते थे, उसमें कुछ हाथ का काम होता था, वो लाकर वो काम करते थे। वो फिर हम पैदल ही लेकर जाते थे गट्ठर और उसको दे के आते थे। और फॉल लगाना, और एक हमारे घर के पास में उसकी कमीजें बनाने की वो थी फैक्ट्री, उनको लाके हम उसमें काज बटन वगैरह का कार्य करते थे और साथ में पढ़ाई। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम अलग दिखते हैं इसलिए हम अलग दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज महाअष्टमी है, नारी शक्ति का दिन चल रहा है। ऐसे में महिला दिवस पर हम लगातार महिला शख्सियत से आपको रूबरू करवाए, लेकिन आज महाअष्टमी के दिन हम ऐसी नारी शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं को जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हिम्मते मर्दे मददे खुदा। उस नारी शक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा होती है, सामाजिक गलियारे में भी खूब चर्चा होती है। पति के विषम परिस्थितियों में भी साथ खड़ी रही, परिवार के साथ, बच्चों के साथ कदम ताल करते हुए राजनीति के शिखर पर भी पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके लिए आप आगे बढ़ते हैं, अगर वही साथ न दे तो फिर आपको मायूसी हाथ लगती है। पति के विषम परिस्थितियों में लगातार साथ देने वाली क्रांति भूमि की जीवट व्यक्तित्व के धनी ऐसी महिला शख्सियत हम आपको रूबरू करवाएंगे। आप उनको जानते जरूर होंगे, लेकिन जब हम पन्ना पलटेंगे, उनके पुराने पन्ने को पलटेंगे तो वाकई आप भावुक भी होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाली क्रांति भूमि मेरठ की सामाजिक व्यक्तित्व की, राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शख्सियत है आज हमारे बीच, जिससे हम सीधे रूबरू करवाएंगे महाअष्टमी के दिन। आप सीखिए, प्रेरित होइए और लगातार यह सोचिए कि संघर्षशील महिला अपने न केवल परिवार और पति के साथ खड़ी रहती है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए राजनीति के शिखर पर भी अपना परचम लहराती है। ऐसे ही जीवटता की बड़ी धनी। तो आइए हम सीधे रूबरू होते हैं क्रांति भूमि की महिला शख्सियत, जीवित व्यक्तित्व की धनी बबीता गुप्ता से। नमस्कार बबीता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप लगातार आप चेहरे पर मुस्कान बिखेरती रहती हैं, तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ती हैं। व्यापार भी आप कर चुकी हैं, पति के व्यापार में भी लंबा आपने साथ दिया है लंबे समय तक। सभी चीजों से पर्दा उठाएंगे। आज महाअष्टमी के दिन हमने इन महिला शख्सियत को इसलिए चुनाव किया कि मैं इनको 5 साल से जानता हूं। बबीता गुप्ता बैठी हैं, जब इन्होंने 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा था निगम पार्षद का, उसमें मेरठ समाचार का सिटी हेड था। उस दौरान हमारी मुलाकात हुई है। बेशक 5 साल की मुलाकात है, लेकिन इनके संघर्ष को और इनके तमाम जीवटता को हमने नजदीक से देखा और पहचाना है। बबीता जी, सबसे पहले आज आपके प्रोफाइल इंटरव्यू में, आज महाअष्टमी का दिन है, सबसे पहले नारी शक्तियों को आप क्या संदेश देंगी संक्षिप्त में? मैं महिलाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और ये ना सोचें कि शादी हो गई है तो अब मैं कुछ ना करूं। महिलाओं को अपने मोबाइल नंबर तक याद नहीं होते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़ी हों, तो उनके साथ में कोई भी गलत कार्य आसानी से नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। देखो, महाअष्टमी के दिन काली माँ का रूप होती है, माता नारी शक्ति का रूप होती है महिला। हम उनके छुए और अनछुए पहलू, जिस बबीता गुप्ता को हम आपके सामने दिखा रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम उन छुए और अनछुए पहलू से पर्दा उठाएंगे। बबीता जी, रोजाना खबर शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए
कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, पिताजी क्या करते थे, इसके बारे में बताइए। मेरा जन्म मेरठ में ही हुआ है। मेरठ में लाला के बाजार के पास शीश महल एक जगह का नाम है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। और मेरे पिताजी का मेडिकल स्टोर था खैर नगर में। और मैं 4 बहनों में सबसे छोटी हूँ। एक में दो बहनों के बाद एक भाई थे और एक भाई मुझसे छोटा था, तो मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। तो क्या लगता है पढ़ाई के ताने वाने को लेकर, कहाँ मेरठ में किस स्कूल से या कॉलेज से आपकी पढ़ाई हुई है और कितनी पढ़ाई हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है बाल शिक्षा निकेतन स्कूल से 5वीं तक, और 6ठी से लेके ग्रेजुएशन तक मैंने आरजी डिग्री कॉलेज से किया है, आरजी इंटर और आरजी डिग्री कॉलेज से। और मेरे ख्याल में उस समय पे जब मैंने ग्रेजुएशन किया है 83 में, उस समय पे लड़कियों को मैंने देखा है कि वो 9th में ही इंग्लिश छोड़ दिया करती थी, कि बहुत डर लगता था इंग्लिश से लड़कियों को। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। बहुत बढ़िया है। मतलब ये बात 90s के दशक की है जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और 80s 90s की बात हो रही है जब इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किया। बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है आपको कि आपके घर में क्या शुरू से स्वच्छंद माहौल था मायके में? पिताजी क्या करते थे और पिताजी का साथ कैसा रहा? पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। वैसे पिताजी तो पूरे टाइम अधिकतर जब हम देखते थे सुबह में वो आर्य समाज जाते थे या बैडमिंटन खेलने जाते थे, हम लोग स्कूल चले जाते थे, फिर वो इतने हम आते थे, इतने वो दुकान चले जाते थे, वहाँ पे दोपहर का खाना भी दुकान पर ही खाते थे। और रात को आते थे तो बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत कभी होती नहीं थी हम लोगों की, और हम लोग पढ़ाई में या तो लगे रहते थे या हम सो जाते थे। तो बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है पिताजी के बारे में। बस इतना ही पता है कि बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत फल भेजते थे हमारे लिए, नौचंदी घुमाने ले जाते थे, बहुत ध्यान तो बहुत रखते थे। लेकिन उनके गुस्से से डर लगता था, तो इसलिए हम ऐसा कोशिश करते थे कि कोई ऐसा काम ना करें कि उन्हें गुस्सा आए। क्या लगता है पिताजी का साथ कब तक रहा? कितने समय तक आपके साथ रहे? जब मेरे 10th के एग्ज़ाम होने वाले थे, बिल्कुल उसी समय पे अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हो गया और हार्ट फेल हो गया। जबकि मैंने उन्हें कभी भी अपनी याद में बीमार होते हुए भी नहीं देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दुकान नहीं गए हैं या खेलने नहीं गए हैं। पता नहीं कैसे अचानक से बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य था, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उसी में उनकी डेथ हो गई। कुछ कह भी नहीं पाए, कुछ सुन नहीं पाए। बस किसी भाई बहन की मैरिज भी नहीं हुई होगी? 2 बहनों की शादी हो चुकी थी मेरी, और एक भाई, दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी। और मैं और मुझसे बड़ी वाली 2 बहनें, मुझसे बड़ी एक बहन, मतलब हम 2 बहनों की शादी नहीं हुई थी। बिल्कुल। एक महिला, मैं फिर कहूंगा, एक महिला के ऊपर पति और पिता की जो छाप होती है बहुत बड़ी बात होती है। मैरिज से पहले पिता की एक जीवित व्यक्तित्व के साथ महिला के साथ खड़े रहते हैं, और उसके बाद पति। तो 2 मर्दों की बड़ी भूमिका होती है एक महिला के जीवन में। बचपन में ही, यूं कहें भाई 10th के बचपन ही कहा जाएगा, बचपन में ही पिता का साया चला गया, तो किसी तरीके से फिर भी ये मजबूती की मिसाल है। सबसे बड़ी बताइए फिर आपकी मैरिज कब हुई और किनके साथ हुई, कहाँ हुई? पिताजी की डेथ के बाद घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी रही। कई बार तो ऐसा होता था हमारे घर पर 1 रुपया भी नहीं होता था। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया उस दौरान। साकेत जाते थे हम सुभाष नगर से पैदल, मैं और मेरा छोटा भाई। वहां से हम मशीन के बुने हुए स्वेटर लाते थे, उसमें कुछ हाथ का काम होता था, वो लाकर वो काम करते थे। वो फिर हम पैदल ही लेकर जाते थे गट्ठर, और उसको दे के आते थे। और फॉल लगाना, और एक हमारे घर के पास में उसकी कमीजें बनाने की वो थी फैक्ट्री, उनको लाके हम उसमें काज बटन वगैरह का कार्य करते थे, और साथ में पढ़ाई भी करते थे। और घर में कोई मुझे इंग्लिश पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि कोई इतना पढ़ा हुआ नहीं था इंग्लिश। और इसके बावजूद मैंने कभी भी एक भी पैसे का ट्यूशन नहीं लगाया, पढ़ाई भी की और घर के काम और बाहर के काम भी सब किए। बहुत बड़ी, मैं भावुक हो गया इनकी बातों सुनकर कि किस तरीके से ये दिहाड़ी मजदूर की तरह काम की पिताजी के जाने के बाद, भाई के साथ, फिर भी पढ़ाई करी। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मतलब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना 80 के दशक में बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी इंग्लिश ऑनर्स कम लोग कर पाते हैं। एक चीज बताइए कि मैरिज कैसे हुई, कहाँ हुई? मेरे फादर इन लॉ थे, वो मेरे फादर के दोस्त थे, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ बाल शिक्षा निकेतन, उसके ऑनर थे मेरे ससुर। तो एक बार ऐसे, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे बड़े भाई जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनके साथ पढ़े हुए थे। तो ऐसे ही एक दिन मेरे भाई ने बाद में वहाँ पे जहाँ पे मेडिकल स्टोर था वो तो बंद करना पड़ गया था, वहाँ पे छोले भटूरे का रेस्टोरेंट खोला था मेरे भाई ने। तो मेरे हस्बैंड जो हैं
वो एक दिन उधर से निकल रहे थे तो वो मेरे भाई के पास रुक गए। उन्होंने कहा कि वो पूछने लगे ऐसे ही मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई की मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो चुके थे। तो मेरे भाई ने पूछा कि भाई तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? तो इन्होंने बोला कि हमारे घर में सबकी हाइट कम है और मुझे लंबी लड़की चाहिए शादी के लिए, और मेरे जितने भी रिश्ते आ रहे हैं सब छोटी लड़कियों के आ रहे हैं, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। कोई लंबी लड़की अगर हो तो बताना। तो मेरे भाई को पता नहीं क्या दिमाग में आया उस समय कि उन्होंने घर पे आके मुझसे पूछा तेरी हाइट कितनी है? मैंने कहा कि 5 फुट 2 इंच होगी। तू कौन सी क्लास में पढ़ रही है? उन्हें भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। फिर वो मम्मी को ले गए अलग कमरे में और उन्होंने कुछ बातचीत की। अगले दिन मैंने देखा कि जो अभी मेरे हस्बैंड है वो उनको जानते तो थे ही, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ते थे तो आना जाना था वैसे भी फैमिलीज़ का। तो वो आए, तो मैंने कहा आए होंगे, ऐसे आते रहते हैं, हमारे घर पे किराएदार थे। उनकी वाइफ बोली कि ये लड़का तुझे देखने आया है। मैंने कहा पागल हो, ये तो भाई साहब का लड़का है। तो ऐसे ही बातचीत हुई, लेकिन फिर पता चला कि हाँ भाई सच में। तो बातचीत हुई, मेरे ससुर ने कहा कि भाई शादी अगर हो सकती है तो कल हो सकती है। तो मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है पैसे का। तो मेरे ससुर ने कहा कि 1 रुपये से टीका करोगे तुम, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हम लड़की को अपनी साड़ी पहना कर लेके आएंगे। तो इस तरीके से मेरी बिना किसी दहेज के शादी हुई और मुझे बहुत अच्छा घर परिवार मिला। बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा केयर करने वाले लोग थे वहाँ पर। पति क्या करते थे जब आपकी शादी हुई? मेरे हस्बैंड उस समय खद्दर का कार्य करते थे। खद्दर का पहले तो उनका अपना कारखाना था खद्दर का, छपाई वगैरह का। तो उस समय जब मेरी शादी हुई तो वो बाहर जाकर टूर करते थे, कि बाहर से ऑर्डर लेके आते थे और फिर यहाँ पर आकर वो सप्लाई वगैरह करते थे। लेकिन शादी के कुछ ही टाइम बाद मेरे हस्बैंड को मेरे ससुर जी ने मना कर दिया कि ये काम तुम मत करो। फिर उसी दौरान हम लोगों का, मेरे भाई की दुकान का ये हो रहा था कि वो दुकान जाने वाली थी मकान मालिक के पास, क्योंकि किराए पे थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें ये देनी है पैसे लेके तो तुम हमें दे दो, हम पैसे दे देते हैं जो पैसे वो दे रहे हैं। तो उन्होंने वो ले ली थी। फिर उसमें उन्होंने मशीन वगैरह की दुकान की, जिसका उन्हें वैसे कोई खास एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ भाई दुकान ली है तो उस जगह को घेर के रखना है। फिर उसके बाद में वहाँ पे फाइनेंस कंपनी खोली, तो जो कर्फ्यू बार बार लगने की वजह से वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ हमें, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया था और वो लोग दे नहीं पाए वापस, और जिन लोगों का हमारे पास जमा था उनको तो हमें देना ही था। तो काफी शुरू से विषम परिस्थितियां रही आपके साथ। तो फिर पति के साथ लगातार आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, उसकी शादी 2006 में हो गई थी। उसकी बेटी 11th में आ गई है अब, और जुड़वा बेटे हैं उसके, वो अब शायद 8th में आ जाएंगे। 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। हाँ जी, बेटे की शादी को भी 4 साल हो चुके हैं और छोटी बेटी की शादी को अब 8 साल होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि पूरे उसमें पति के लिए आप बड़ा जीवटता के साथ खड़े रही, कई व्यापार बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर फाइनेंस कंपनी में नुकसान होने के बाद फिर क्या काम किया आप लोगों ने? हमारी मेरे फादर इन लॉ की ज़मीन थी, इधर राजनगर कॉलोनी है जो, वहाँ पर फैक्ट्री डाली मेरे हस्बैंड ने, बस बॉडी बनाने की, कंस्ट्रक्शन की, फैब्रिकेशन की। और वहाँ पे आर्मी की 510 की वर्कशॉप के वहाँ पे काम आता था और सप्लाई भी करते थे वहाँ पर। तो जब धीरे धीरे वहाँ पर काम उनका बढ़ गया तो वो टाइम नहीं दे पा रहे थे कि शॉप पर जा पाएँ। अगर हम शॉप बंद करते हैं तो वो शॉप चली जाती है, क्योंकि उस पर मुकदमा चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब शॉप पे तुम जाना शुरू करो। मुझे तो बहुत घबराहट हुई, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। काम तो बाहर के बहुत किए थे, लेकिन खैरनगर जैसी जगह में, अब से सोचो 33 इयर्स पहले लगभग मेरे जैसी किसी लेडी का जाना, जो मतलब अब से 33 साल पहले तो ठीक ठाक ही लगती थी। तो बहुत परेशान किया। हालांकि वहाँ लोगों ने मुझे, बहुत ब्लैंक कॉल्स आते थे, बहुत आके लोग ऐसे ऑफर्स देते थे कि यहाँ क्या कर रही हो, लाला जी के साथ तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सोने में तोल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बहुत सारे संघर्ष को, महिलाओं के चीजों को बार बार, सही बात है कि जो महिलाएं इस दौर से गुजरती हैं, प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्योंकि महिला जब आगे बढ़ती है तो कई ताने भी सुनने को मिलते हैं, और जब किसी व्यक्ति के साथ बात करती है तो उसमें 4 सवाल भी खड़े होते हैं। तो लगातार ये बस बॉडी बनाने में लगे रहे और आप खैरनगर का बिजनेस संभालते। खैरनगर जब मैंने शॉप पे जाना शुरू किया तो मेरी छोटी वाली बेटी होने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट थी।
और उस टाइम पे लगभग पूरे टाइम पर मैं गई हूँ, और घर पे आके भी 2 बच्चों का काम देखना, अपना भी सब कुछ काम देखना। कई बार तो मैंने जाड़ों में रात को खुली छत पे बैठ के 3-3 बजे तक कपड़े धोए हैं। सब लोग सोते रहते थे और मैं अपने काम करती रहती थी, क्योंकि अगर दिन में टाइम नहीं होगा तो रात को ही करने पड़ेंगे। जो बच्चे स्कूल जाते थे, मेरे दोनों बच्चे, और उनकी ड्रेस तैयार करनी है, खाने के लिए सुबह अगर उठ के उनको नाश्ता नहीं दिया तो वो कौन करेगा, ये सब काम मुझे करने होते थे। कई बार तो मैं 2 घंटे ही सो पाती थी, या कई बार मैं सो ही नहीं पाती थी। ऐसा होता था कि 24 घंटे काम ही कर रही हूँ। लगातार महाअष्टमी है आज। नवरात्र में ये इंटरव्यू दिखाने के पीछे पर्पस यही है कि बबीता गुप्ता कोई अननोन फेस है नहीं, जानते सब है, लेकिन उन संघर्ष को हम बता रहे हैं कि कैसे आप बबीता गुप्ता को जो आप देखते हैं, जो मुस्कान देखते हैं, उसके पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं, कई संघर्ष की गाथा है। ऐसे में उन तमाम महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, तमाम जगहों पे 24-24 घंटे काम करने के बाद भी जीवटता की बड़ी मिसाल पेश की, तो पति का बॉडी बनाने, बस बॉडी बनाने का काम भी ठप हो गया। फिर आगे क्या किया? नहीं, वो काम बहुत अच्छा चला, और उसी के चलते हम लोगों ने फिर यहाँ पर शास्त्री नगर हमने शिफ्ट किया। 1998 में हमने शिफ्ट किया, क्योंकि हमने फिर खैर नगर की शॉप दे दी थी उन लोगों को, मकान मालिक को। हमने उनको बोला कि चलो आप, उनके जो फादर थे, जो मेन थे वहाँ के, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे कहने लगे कि आप जो है दे दो, दीदी कहते थे वो मुझे, कि आप हमें दे दो। हमने फिर वो शॉप उनको दे दी थी। फिर हमने यहाँ शास्त्री नगर में घर लिया, यहाँ पे अपनी शॉप ट्रांसफ़र की गैस की। लेकिन यहाँ पर वो जो लोग खैर नगर जाके उस काम के 50 रुपये दे के आते थे, वो यहाँ 10 रुपये भी देने को तैयार नहीं होते थे, तो यहाँ पे वो काम कुछ खास चला नहीं। मैंने इस बीच में यहाँ पर भी काफ़ी काम किया, डांस सिखाया, बहुत काम किए, जो भी छोटा मोटा काम दिखा। कोई भी काम ऐसा नहीं लगा मुझे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के पालने के साथ साथ सारे काम हम लोगों ने किए। फिर धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते गए, कहीं से कुछ किया, कहीं थोड़ी प्रॉपर्टी में कुछ किया, तो थोड़ा बहुत पैसा आता गया। अभी लोगों को ऐसा लगता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अरे इसके तो बड़े मज़े हैं, ये तो बड़े ज़िंदगी के मज़े ले रही है, इसका तो पति भी इसका कहना मानता है, इसके बच्चे भी कहने मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये कुंदन जो है कहाँ से आग में तप के निकला है। बहुत संघर्ष करा बबीता गुप्ता ने, तमाम जगहों पे खैर नगर में गैस और स्टोव, गैस बनाने की दुकान पे भी बैठी, जहां से इन्होंने संघर्ष भी किया तमाम चीज़ों को लेकर। तो जब बस बॉडी बनाने की जो है बंद क्यों हुआ? वो बस बॉडी बनाने की जो फैक्ट्री थी, वो ज़मीन मेरे फादर इन लॉ की थी, तो उन्होंने वो ज़मीन बेच दी थी, तो वो बंद करनी पड़ी। फिर आगे क्या किया पति ने? प्रॉपर्टी का काम किया, सप्लाई का काम चलता रहा। जो केवल बस बॉडी बनाने का काम बंद हुआ था, जो आर्मी में सप्लाई का काम था वो चलता रहा, वो आज भी चल रहा है। और उसी के बलबूते पे हम लोग आज की डेट में ये अपना मकान, जो हमने पहले किराए पे लिया था 2005 में, ये मकान हमने खरीद लिया। अभी ठीक ठाक है। ऐसा है कि अगर आगे ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। लगातार बबीता गुप्ता जो जीवटता की बड़ी मिसाल है, नारी शक्ति की शख्सियत है। बेशक आपको दूर से कुछ और लगता हो, लेकिन जब मैंने इतने पन्ने पढ़, बाकी इंटरव्यू लेते समय मैं भी भावुक हो गया कि जब पिता का साया गया तो किस तरीके से एक लड़की साकेत जाकर और दिहाड़ी का मजदूर का काम करके भी अपने हिम्मत को डगमगाने नहीं दी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बबीता गुप्ता के साथ हमारा इंटरव्यू जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्रांतिभूमि मेरठ की शख्सियत, नारी जीवटता की धनी बबीता गुप्ता को आप कई रूप में देखे होंगे, लेकिन आज हम जो रूप आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद मार्मिक और भावनात्मक पहलू भी है कि किस तरह संघर्ष करते हुए इन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। आप राजनीति में कदम कब रखी और क्यों आई? राजनीति में मेरा पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ कहती रहती थी, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे ये कहा कि तुम्हें राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, बहुत गंदगी है। तो उन्होंने कहा अगर कोई नाली गंदी है और उसको साफ करना है तो नाली में उतरना पड़ता है, बाहर से बैठ के साफ नहीं होती है नाली। तो मुझे उनकी बात समझ आई। तो हम लोग 2004 से सक्रिय सदस्य रहे हैं, और बच्चे पहले क्योंकि छोटे थे तो हम लोग काम तो करते थे, लेकिन पद मैंने कभी कोई नहीं लिया था। 2012 में पहली बार मुझे संवाद सेल में महानगर महिला संयोजिका का पद दिया गया। उसके बाद मुझे जो रवीश जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष थे उस समय, शास्त्री नगर मंडल के बीजेपी के,
तो वो मिले किसी के थ्रू आकर मुझसे, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप सक्रिय राजनीति में आइए। उस समय तक बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, मुझे भी लगा कि हाँ मैं थोड़ा निकल सकती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं उनके साथ लखनऊ भी गई, सुषमा स्वराज जी की रैली हुई, और कई मीटिंग्स में गई मैं उनके साथ। और उन्होंने अपनी टीम का उस समय पे गठन किया था, तो उस मीटिंग में मैं गई थी। तो उन्होंने टीम में गठन में मुझे कोई पद ही नहीं दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा, पद दे दिए और मुझे पद ही नहीं दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि रवीश जी आपसे बात पूछने, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है, मैं बातों को घुमाती फिराती नहीं हूँ। जिसकी जो बात होती है उसी से डायरेक्ट कर देना वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप किसी के थ्रू कोई भी बात पूछोगे तो वो बात पूरा थोड़ा घूम फिर के जाएगी, तो उसका थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। पद कब मिला आपको भाजपा में? भाजपा में जब रवीश जी ने मुझे बोला कि मैंने आपके लिए कोई और पद सोचा हुआ है, क्योंकि जिसने मुझे मिलवाया था आपसे उसने ये कहा था कि आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगी, आप अपने हिसाब से काम करोगी, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसा पद सोचा हुआ है कि आपको किसी के अंडर में काम ना करना पड़े। तो लेकिन उसी बीच में मुझे जो उस समय महानगर अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की उमा चतुर्वेदी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई मीटिंग्स वगैरह में। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको तो मैं महानगर की टीम में ले जाना चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ, कि ये सोशल मीडिया वगैरह में एक्टिव है और मुझे लगता है कि इसको भले ही काम कुछ नहीं ज़्यादा आता है अभी, लेकिन मैं सिखा लूँगी। तो रवीश जी के हाथ से महिला मोर्चा की अध्यक्ष चली गई और मुझे उस समय पे महानगर का महामंत्री महिला मोर्चा बना दिया गया उमा चतुर्वेदी की टीम में। जी। उसके बाद आपके पास कौन सा पद रहा? महिला मोर्चा की महानगर महामंत्री ही थी मैं। और बहुत संक्षिप्त में, उस दौरान क्या आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, रैलियां की होंगी, क्या कुछ यादें हैं? बस बहुत काम किया मैंने। कई बार तो हम लखनऊ गए हैं, बसें भर भर के ले गए हैं, बहुत काम किए हैं। 18 घंटे चुनाव में हम लोगों ने काम किया है। सुबह 8 बजे निकलते थे, रात को 11 बजे कई बार आते थे, और पूरे दिन हमें पता नहीं होता था हमारे घर में क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता था पूरे टाइम हम बाहर हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है पूरे दिन, या अगर हम कहीं खा रहे हैं तो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत की हम लोगों ने, लेकिन निराशा ही हाथ लगी मुझे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बबीता गुप्ता राजनीति के शिखर पर भी रही और महानगर में जैसा मंडल अध्यक्ष का पद मिलते मिलते महानगर महामंत्री का पद मिल गया, क्योंकि कुछ न कुछ खासियत रही होगी, तभी अध्यक्ष ने इनको महामंत्री जैसा बहुत बड़ा पद दिया। भाजपा में महामंत्री की अध्यक्ष के बाद बहुत बड़ा पद माना जाता है। ऐसे में एक चीज बताइए, 2017 में मैं आपसे मिला, मैं मेरठ समाचार का सिटी हेड था, आपका चुनाव कार्यालय बी ब्लॉक में था, और आपके चुनाव कार्यालय के सामने ही मेरा निवास स्थान था। हम आपसे मिलने गए कुछ न्यूज को लेकर और कुछ तमाम चीजों को लेकर, आपसे मुलाकात हुई। उस दौरान आपका चुनाव चिन्ह घड़ी था, उगता सूरज था। हमारी बड़ी वाली बिटिया उगता सूरज रटती रहती थी, वो 6 साल 5 साल की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत आई और पार्टी ने आप पे भरोसा नहीं जताया? पार्टी महिलाओं से काम तो बहुत लेती है, और महिलाओं के दम पर ही बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं बीजेपी में खासतौर पे, क्योंकि महिलाएं बहुत सशक्त टीम है बीजेपी के पास, जो और मुझे नहीं लगता किसी पार्टी के पास है। उसमें हुआ ये, मेरा कोई वैसे विचार भी नहीं था कि मैं सभासद का चुनाव लड़ूं, लेकिन एक दिन मैं एक मीटिंग में गई अतिथि भवन में। वहाँ पे उस समय करुणेश गर्ग जी महानगर अध्यक्ष थे। उन्होंने स्टेज से ये बोला कि जो महिला सीट होंगी वहाँ पर हम, अगर कोई सशक्त महिला कार्यकर्ता होगी तो अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो उसी को हम टिकट देंगे, किसी भी कार्यकर्ता की बहन, बीवी, बेटी या माँ को टिकट देंगे। हाँ, तो मैंने सोचा कि मेरे वार्ड में मुझसे ज्यादा सशक्त महिला कोई नहीं है जिसने इतना काम भी किया हो और जिसपे इतना बड़ा पद भी हो, और जो सक्षम भी हो खुद अपने आप में, कि उसे पति के या बेटे के साथ की जरूरत ना हो, वो खुद सभी काम कर सके, नगर निगम के काम भी देख सके, और जो भी ठेकेदारी वगैरह के जो भी काम होते हैं सब कुछ वो अपने आप से देख सके। तो मैंने सोचा कि ये टिकट तो मुझे मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे लिए ही बना है। मुझे ऐसा लगा कि इस टिकट पे तो किसी और के नाम का विचार ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे तो तब काम का कॉन्फिडेंस था आपको। हाँ, मुझे तब तक ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, महिलाएं सिर्फ काम करने के लिए होती हैं बीजेपी में, और टिकट जो है चमचों की बीवियों को या चमचों की माँ, बेटी, बहन, या इन लोगों को ही दिया जाता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो क्या लगता है कि फिर उसके बाद जब टिकट आपको नहीं मिला, आप बायोडाटा देने भी गई और तमाम चीजों को, तो फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब अंदर से फीलिंग कैसे आई? पूरे नाटक किए गए कि संयोजक बनाए गए, प्रभारी बनाए गए, और उसमें भी ये हुआ कि वो सब भी पूरा नाटक ही था, कि जो नाम उन्होंने नंबर 1 पे दिया था वो नाम लखनऊ भेजा ही नहीं गया।
मेरा ही नाम सबने लिया था, क्योंकि मैं ही डिजर्व करती थी। जो भी अगर कोई देखेगा तो उसे पता चलेगा कि भाई कौन डिजर्व करता है। महसूस किया, ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है कि अधिकतर लोग इससे या तो इत्तेफाक ना रखते हो या सिर्फ इत्तेफाक तो रखते हो लेकिन वो इस बात को बोल ना पाते हो। क्योंकि मुझे तो अब कोई ऐसी उम्मीद रही नहीं है कि मैंने इतना काम किया और इतना सब कुछ किया, पूरी टीम जोड़ के रखी, और उसके बाद से वो जो टीम थी वो अब टीम सारी बिखरी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है। टिकट कैसे महिलाओं को कैसे दिया गया? महिलाओं को मुझे लगता है कि टिकट सिर्फ इसी आधार पर दिया गया है कि या तो उनके पति सक्रिय हैं या उनका बेटा सक्रिय है या और आप खुद सक्रिय थी, ये फर्क है। अब मैंने यही बोला कि जब मेरे घर पे सांसद जी, विधायक जी आए कि अपना नाम वापस ले लो निर्दलीय से, तो मैंने उन्हें कहा कि इतने टाइम हो गया, जब यहाँ महिला सीट नहीं थी, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे करे हुए काम के ऊपर मेरे पति को दे दो टिकट। तो मेरे करे हुए काम पे जो, जब मुझे अब टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे कब मिलेगा? बहुत सही। एक बात मुझे अभी समझ में आई कि ज्यादातर, मैं भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मेरठ तक, तमाम चीजों को लेकर एक बात तो साफ है कि महिलाएं मोर देन 40 या 50% महिलाएं वो होती हैं जो महिला सीट पर, जिनके पति सक्रिय होते हैं, पति विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, पार्टी के अलग अलग पदों पे होते हैं, उनकी पत्नियों को कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सीधे महिला ही सक्रिय थी और इन्होंने कभी अपने पति के लिए दावेदारी नहीं किया। तो कैसा लगा फिर चुनाव लड़ते समय, कैसे पर्चा भरने, कैसे आपने सोच लिया? चुनाव का मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं दिया टिकट तो, लेकिन फिर भी मुझे लड़ना है। तो मेरे पास जिस दिन मैंने त्याग पत्र दिया था, मैं अपने साथ मीडिया को लेके गई थी, वरना होता ये कि मेरा त्याग पत्र दबा दिया जाता और मुझे निष्कासित कर दिया जाता। तो मैं मीडिया को लेके गई थी, तो ये बात छुप नहीं पाई कि मैंने त्याग पत्र दे दिया है। जिस दिन मैंने त्याग पत्र मेरी न्यूज में छपी, न्यूज़पेपर में, उसी दिन मेरे पास विभिन्न पार्टियों से काफी बड़े बड़े पद के और टिकट, इसी वार्ड से मेरे पास काफी सारे ऑफर आ गए। लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई आदमी अपने घर में लड़ाई करता है तो वो पड़ोसी के घर में जाके नहीं बैठता, वो दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता है। मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई गलत बात से है और मैं उसका विरोध करने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन कभी नहीं करूंगी, और अगर चाहे मैं घर बैठी रहूं, लेकिन अपने स्तर पर मैं फिर भी काम करती हूँ पार्टी के लिए, लेकिन मैं किसी और पार्टी में कभी नहीं जुड़ूंगी। महिला संगठन को लेकर, वैश्य महिला समाज को लेकर, वैश्य की महिलाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कई संगठन में अलग अलग पदों पर भी काम कर रही हैं। आखिरी सवाल आपसे, चुनाव हार जीत की होती है, आप हार गई, कोई बात नहीं, अब मलाल लगता है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था या नहीं, इरादा ठीक था? बिल्कुल, मेरा इरादा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं कोई भी काम जोश में नहीं लेती हूँ, मैं सोच समझ कर ही काम करती हूँ। मैंने इनके घोड़े खुलवा दिए पूरी तरीके से। जो ये मेरे विरोधी कहते फिर रहे थे कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, उनके खुद के दस्त लग गए और वो भागे फिरे। पहले उन्होंने कोई भी बैनर वगैरह कहीं नहीं लगा रखा था, ये सोच रहे थे कि हम तो बीजेपी के नाम से ही जीत जाएंगे। उनके ऐसी बुरी हालत की मैंने, वो जा के कटोरा लेके दुनिया भर से दान मांग के लाए और फिर उन्होंने अपने बैनर लगवाए और कार्यालय भी खोला, सब कुछ किया। हारना तो मुझे था ही, मुझे पहले दिन से पता था, क्योंकि लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि जो कमल का फूल है सिर्फ उसको देना है। वो ये नहीं देखते कि पार्षद जो है वो हमारे घर का पड़ोसी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सक्षम हो और जो आपकी बात सुने, आपके अच्छे बुरे में साथ खड़ा हो। जब मैं पार्षद नहीं थी तब भी मैंने जो यहाँ का पार्षद था उनसे कह के अपने पार्क में टाइल्स लगवाई, सब काम करवाए। लगातार बबीता गुप्ता से बातचीत के सिलसिले में हम इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा आप कोई और भी काम करती हैं? मैं बिजनेस करती हूँ, बिजनेस की क्योंकि आदत पड़ चुकी है। मैंने जनवरी 2013 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन की, कोई इरादा नहीं था। मेरी नन है, रिश्ते में लगती हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, आए वो लोग, यहाँ पर भी आए, तो मैं गई। मुझे लगा कि मैंने वहाँ देखा ऐसे लोगों को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं जो गुड फॉर नथिंग टाइप लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने बहुत अच्छा काम किया। शुरू में ही शुरू से जो भी उनके अवार्ड्स होते थे मैं लेती चली गई और काफ़ी सारे डोमेस्टिक टूर तो किए ही मैंने। इसके अलावा 3 इंटरनेशनल टूर भी मैंने अचीव किए अपनी मेहनत से, थाईलैंड, दुबई और सिंगापुर क्रूज का हमारा था, जो कि बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा मैं स्टार हेल्थ का भी काम करती हूँ, स्टार हेल्थ की पॉलिसी करती हूँ और लोगों को जागरूक करती रहती हूँ समय समय पे कि जीवन बीमा और हेल्थ बीमा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर चलाती हूँ जिसमें मैं प्रोडक्ट्स लगातार जिस तरीके से जीवटता के बड़ी धनी है, ये इंटरव्यू दिखाने के पीछे कारण है। अगर कोई महिला आगे बढ़ती है तो
काफी हद तक बहुत लोगों का साथ होता है, पति का या उनका भाई राजनीति में होता है, तमाम इनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था। ये खुद सेल्फ मेड महिला सामाजिक केंद्र में भी रही और राजनीतिक केंद्र में भी रही, बिंदास हैं, बोलती अक्खर हैं, सच्ची बात बोलती हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को इस समय इस माहौल में कम पसंद किया जाता है। आप इंटरव्यू में देखे होंगे, बिंदास बोल दी होंगी, सीधी बात किसी के बारे में बोल दी होंगी या अपनी बात साफगोई से रख दी होंगी, लेकिन इनके दिल में यह साफ है कि दिल में अगर किसी के छल कपट नहीं होता है तो बात बड़ी साफगोई से सीधा और स्पष्ट बोल देता है, चाहे किसी को बात बुरी लगे। चलते चलते लास्ट में आपसे सवाल यह है कि बबीता गुप्ता मुस्कुराती हैं लेकिन अंदर से ज्वालामुखी बनती हैं। बहुत लोग बबीता गुप्ता के नाम से डर जाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर, राजनीति के अनुभव को लेकर, सामाजिक अनुभव को लेकर, आप महिला जो नारी शक्ति हैं, जो देख रही हैं आपको, हालांकि पुरुष शक्ति भी देख रहे होंगे, लेकिन नारी शक्ति हैं, उनको राजनीतिक से लेकर सामाजिक में आने और न आने को लेकर क्या आप संदेश देंगी महाअष्टमी के दिन? मैं यही संदेश दूंगी कि आप हर एक कार्य जो भी अगर करें तो पूरे मन से करें, उसे पूरी शक्ति से करें, लेकिन कहीं किसी भी काम के लिए आगे बढ़ने के लिए कभी कोई समझौता ना करें। अपनी अस्मिता से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी आत्मनिर्भरता से कोई समझौता ना करें। जो चीज़ आपको लगती है कि ये सही नहीं है, उसके लिए कभी हाँ ना करें, क्योंकि आगे ले जाने का वादा करने वाले भी आपको यूज करके छोड़ देंगे, वो भी आगे नहीं ले जाएंगे। अगर आप में आपका भाग्य है और आपकी शक्ति है तो आप आगे जाओगे, वरना आपको आगे हाथ पकड़ के ले जाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप हिम्मत करते हैं या करती हैं तो भगवान जरूर साथ देते हैं। बबीता गुप्ता से सीखिए कि 15-17 साल की उम्र में पिता का साया चला गया, उसके बाद ये स्वेटर में मजदूरी की, धागा काटने के लिए, अब सोचिए मजदूरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां से सफर तय किया, लेकिन अपने पग को और अपने नैतिकता को हिलने और डुलने नहीं दिया। भाई ने भी मजदूरी में साथ दिया, वहां से सफलता के कई आयाम चलते गए, अनुभव होता गया। मैरिज, शादी के बाद भी पति के साथ कई उतार चढ़ाव आए, जीवनता के साथ खड़ी रही, राजनीति में आई, वहां भी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ी, बेशक हार गई, लेकिन अपनी पहचान जरूर छोड़ गई। तो जरूर नहीं आप जीवन में सब कुछ पा जाएं। आप नकारात्मक भाव से कुछ करते हैं तो आपको निराशा लगती है। अगर सकारात्मक भाव से अगर आप विरोध भी करते हैं, अब विरोध लड़के भी चुनाव जैसे चीज को लड़ते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और बबीता गुप्ता जी के साथ ऐसा ही हुआ। आज नारी शक्ति के लिए हमने इनका चुनाव इसी के लिए किया था कि बेबाक बोलती हैं, अंदाज इनका ऐसा होता है कि स्पष्ट और खड़े उसमें बोलना इनके लिए, इनके फितरत में शामिल है। ऐसे में बबीता गुप्ता को सैल्यूट करना चाहता हूं। आप इसी तरह लगातार नित्य नए ऊंचाइयों को छूते रहें। रोजाना खबर में आज इंटरव्यू शख्सियत में नारी शक्ति महाअष्टमी एक दिन बबीता गुप्ता का जो इंटरव्यू आपसे दिखाने का फैसला किया है, इसके पीछे भी कहानी वही है, आप बदलिए। बबीता गुप्ता ने एक बात बहुत अच्छी कही, अपनी अस्मिता के साथ आप समझौता नहीं करेंगे तो महिलाएं लगातार शिखर की ऊंचाइयों को छूते जाएंगी अपनी काबिलियत के बदौलत। शॉर्टकट से सफलता कभी नहीं मिलती, मेहनत का विकल्प सिर्फ मेहनत होता है। इसलिए इस चीज को गांठ बांध लें कि नारी शक्ति तभी तक रहेंगी आप जब आप मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगी, अन्यथा कुचलने वाले तो हर पग पे खड़े हैं। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट,